नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मौली यानी कि मोनाली पक्षी देश भर में आकर्षण का केंद्र रहा है। समापन के बाद मुख्यमंत्री आवास पहुंचने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उसका स्वागत किया। बता दें कि इन खेलों ने उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में नई पहचान दिलाई। साथ ही नई खेल नीति के तहत राज्य ने 103 पदक जीतकर शीर्ष 7 राज्यों में जगह भी बनाई। तो वहीं 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह हल्द्वानी के गौलापार स्टेडियम में हो गया है और इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। और वहीं अब कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय खेलों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल हाल ही में टाइक्वांडो मैच में फिक्सिंग का बड़ा मामला सामने आया था, जिसे लेकर कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर है। देखिए बिल्कुल, और मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है जब धामी जी इस तरीके की बात करते हैं। तो वीर भूमि तो है हमारी, ये बिल्कुल नमन है हमारे यहाँ के जो है सैनिकों का और शहीदों का, लेकिन खेल भूमि आप कैसे बनाएंगे ये बताइए। 38वां जो राष्ट्रीय खेल यहाँ पे हुआ, आयोजन करने का आपको मौका मिला, देवभूमि की इज्जत की बात थी, हमारे मान की बात थी। उसमें जिस तरीके से अव्यवस्थाएं फैली थी, चाहे वो जो खिलाड़ी हो उनके रुकने की व्यवस्था हो, उनके खाने की व्यवस्था हो, या आने जाने वाले जो लोग जहां जो खेल देखना चाहते थे उनके लिए जो अव्यवस्थाएं थी, और जिस तरीके से आपने देखा कि जो है मेडल बिक रहे थे, मेडल बिकने की और उस वहां पे फिक्सिंग की बात सामने आई, और उसके बाद भी धामी जी अव्यवस्थाओं पे ध्यान ना दे करके सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट इस राष्ट्रीय खेल को बना दिया है। ये बहुत शर्मनाक बात है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हर एक इवेंट सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक इवेंट है। कभी मोदी जी आ जाते हैं उसका उद्घाटन करने के लिए, शाह जी आगे उसका समापन करने के लिए, लेकिन इस बीच उस खेल में क्या क्या हुआ इसका संज्ञान लेने के लिए ना मोदी जी ने एक भी बार धामी जी से बात की होगी, ना अमित शाह जी ने बात की होगी, और धामी जी तो खुद अपने प्रदेश से बाहर थे, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन विभाग ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बता दें कि 5 फरवरी को गढ़वाल मंडलायुक्त विनय शंकर पांडे ने ऋषिकेश में चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी बैठक की थी, जिसके बाद सभी संबंधित जिलों के अधिकारी शामिल हुए थे। और इस पर जानकारी देते हुए प्रदेश के पर्यटन सचिव सचिन खुरवे ने कहा कि यात्रा व्यवस्थाओं को और अधिक व्यवस्थित करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। अभी जो कपाट खुलने की जो तिथियां है, बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि आ गई है। महाशिवरात्रि के दिन केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि आ जाएगी, और जो हमारे चैत्र नवरात्र है उसके प्रथमा और तृतीया को हमारी गंगोत्री यमुनोत्री के जो धाम है उनके कपाट खुलने की तिथि आ जाएगी। इसके मद्देनजर जो विभिन्न विभागों द्वारा जो काम किए जाते हैं इस के माध्यम अंतर्गत, वो काम ऑलमोस्ट विभागीय स्तर पे शुरू हो गए हैं। और जहां तक ट्रेक रूट्स खोलने का सवाल है, विशेषकर केदारनाथ वगैरह या बद्रीनाथ का भी जो रास्ता है, तो उस संदर्भ में 15 मार्च से टीम मोबिलाइजेशन शुरू हो जाएगा। और जो प्रिलिमिनरी लेवल पे जो तैयारी की जो बैठकें वगैरह है वो विभागीय स्तर पे शुरू होगी। देखिए, विंटर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से शीतकालीन यात्रा का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब तक उत्तराखंड का टूरिज्म का जो प्रोफाइल है उसमें हमेशा उत्तराखंड का जो टूरिज्म है ये केवल 6 महीने का टूरिज्म माना जाता था, बिकॉज ऑफ सो कॉल्ड हार्श वेदर है या स्नोफॉल के कारण है, यहाँ की जियोग्राफिकल जो सिचुएशन उसके कारण। लेकिन शीतकालीन धाम जो यात्रा है उसके कारण ये सीजन थोड़ा इसका पीरियड अवधि बढ़ेगा, और उसके कारण यहाँ के जो लोग हैं जो विभिन्न व्यवसाय से जुड़े हैं यात्रा के, उनके आजीविका पे इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। इस बार जो कंसंट्रेटेड एफर्ट्स हुए हैं उसके कारण शीतकालीन जो यात्रा है एज ए टूरिज्म प्रोडक्ट के रूप में, एज ए पिलग्रिमेज रिलीजियस टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अट्रैक्ट किया है लोगों को, और आने वाले सालों में ये भी बढ़ेगी। तो उधर मसूरी में नगर पालिका चुनाव के बाद बीजेपी की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और साथ ही मसूरी नगर पालिका की अध्यक्ष मीरा सकलानी ने शिरकत की। और इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया। साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव के दौरान पार्टी के विरुद्ध काम करने वाले कार्यकर्ताओं पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से तत्काल कार्रवाई करने की मांग भी उठाई। भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है।
आज भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी विश्व का नंबर 1 नेता है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आज इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर ट्रिपल इंजन की सरकार मसूरी में बनी है। मीरा हमारी चेयरमैन बनी है। उसकी समीक्षा के लिए और भविष्य में हमारी क्या रणनीति रहे कि हम और मजबूती के साथ, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव आएंगे, फिर लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे, इन सभी विषयों पर एक समीक्षा बैठक यहाँ पर की गई। कुछ कार्यकर्ताओं के सुझाव आए हैं। उन सुझावों को आत्मसात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। ये संकल्प यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने लिया। पहले तो कार्यकर्ताओं का धन्यवाद कि कार्यकर्ताओं ने के बदौलत आज नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आई हैं, सभासद आए हैं और ये चुनाव की समीक्षा बैठक थी और बैठक में सभी कार्यकर्ताओं ने अपने सुझाव दिए हैं। जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया है उन लोगों पे अनुशासन समिति जो पार्टी के अंदर रहती है प्रदेश स्तर की, उनके समक्ष ये बातें रखी जाएगी और अनुशासन समिति क्या एक्शन लेती है ये उन पे डिपेंड करता है। तो उधर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है। प्रदेश के कई जिलों में जनता स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में है और ऐसे में अब यूपीसीएल परिचालन निदेशक मदन राम आर्य ने जनता से अपील की है कि वह विभाग का सहयोग करे। उन्होंने कहा कि ये नई और अच्छी टेक्नोलॉजी केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश में लाई जा रही है और इस मीटर के जरिए अब बिजली का नियंत्रण जनता के हाथ में ही होगा। ऐसे में ये अपील की उन्होंने कि जल्द ही इन मीटरों को लगाने में विभाग का सहयोग करे। चैनल के माध्यम से सभी मेरे विद्युत उपभोक्ताओं को अपील करना चाहता हूं कि ये बहुत ही नई टेक्नोलॉजी की बहुत ही अच्छी योजना केंद्र सरकार द्वारा इस हमारे प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और ये एक इतनी अच्छी स्कीम है जिससे हम अपने घर के हर मीटर अपने बिजली से संबंधित पूरी जानकारी अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं। इवन हमारे अगर आप घर छोड़ के जा रहे हैं, घर बंद करके जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि घर में कोई आपका अप्लायंसेस चल रहा हो तो आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं और उसको बंद करा सकते हैं। इससे अच्छी फैसिलिटी क्या हो सकती है। आज के वर्तमान में क्या होता है कि हमारा मीटर चल रहा होता है, घर में कोई अप्लायंसेस चल रहे होते हैं, पता नहीं चलता है, लास्ट में महीने के अंत में अच्छा खासा बिल होता है, जबकि एक्चुअल में उनको ज़रूरत उतनी नहीं थी, उसके बाद भी वो चल रहा होता है। तो इसलिए ये इतना अच्छा है कि आपके हाथ में बिजली का कंट्रोल अब आपके हाथ में है। मैं पब्लिक से अपील करना चाहता हूं कि आप बिजली के अपने उपभोग को अपने हाथ में रखिए। इसीलिए स्मार्ट मीटर ज़रूरी है और इसीलिए लगाए जा रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड में 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो रहा है। वन विभागों ने वनाग्नि से निपटने के लिए सभी तैयारियां भी पूरी कर ली है और इस पर जानकारी देते हुए अपर प्रमुख वन संरक्षक निशांत वर्मा ने बताया कि फायर वॉचर का चिन्हीकरण कर लिया गया है और इसके साथ ही 1200 कर्मचारियों की नई भर्ती भी कर ली गई है जिन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। फायर सीजन में जैसे अब 15 तारीख से हमारा सत्र शुरू होगा तो लोग अभी डिविजन्स में जो है फायर वॉचर्स का चिन्हीकरण कर लिया गया है और अभी हम लोग 15 तारीख से फायर वॉचर्स को योजित करेंगे। स्थानीय जो ग्रामीण हैं वहीं से ही ग्रामों से ही फायर वॉचर्स देते हैं। इसके साथ साथ जो है हमारे अपने जो है कुछ पिछले साल में हम एक साल की बात करें तो करीब 1200 से अधिक नव अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, जिसमें कि फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर जो हैं वो हमारी सेवा में आए हैं तो उनको भी प्रशिक्षण देने का काम कर रहा है। तो ये 1200 का ह्यूमन रिसोर्स भी ऐड हुआ है और कुछ जो आपदा प्रबंधन विभाग ने जो आपदा मित्र विकसित किए हैं उनको भी हम लोग इस बार योजित करेंगे। और उसी के साथ साथ जैसे हमारा शीतला खेत मॉडल चल रहा है जहाँ पे जो वनाग्नि प्रबंधन समिति है वही एक प्राइमरी रिस्पॉन्डर बना हुआ है, तो उसी तरह से हम लोग उस मॉडल को ही अन्य वन प्रभागों में भी क्रियान्वित कर रहे हैं। उसके लिए अब तक जो है 15 वन प्रभागों ने करीब जो है 1000 से अधिक लोगों को वहाँ पे एक्सपोजर विजिट कराई है और उनको निर्देश है कि जो है वो अपने अपने स्थानों में भी इसी तरह के मॉडल को विकसित करें। तो वहीं हरिद्वार के आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऋषिकुल परिसर के शिक्षकों को
बीते 4 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर परिसर निदेशक का घेराव किया और वेतन नहीं मिलने तक कार्य बहिष्कार की घोषणा भी कर दी है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि सरकार ने उनकी सुध नहीं ली तो वो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। स्थिति बांधते हुए हस्ताक्षर पंजिका में हस्ताक्षर करते हुए अपने कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करेंगे। यदि विश्वविद्यालय द्वारा हमारे 4 माह का वेतन, पूर्ण वेतन अगर नहीं दिया जाता है तो हम लोग 17 तारीख से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार और 3 दिवस बाद 3 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। और उसके पश्चात यदि विश्वविद्यालय प्रशासन और शासन इन छोटे हमारे आंदोलन की रूपरेखा को ना समझते हुए, उसको ना देखते हुए यदि कोई उचित निर्णय नहीं लेता है कर्मचारियों के वेतन के लिए, तो हमें उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। तो वहीं एनएफएसयू दिल्ली की ओर से आयोजित साइबर कमांडो परीक्षा में उत्तराखंड ने बेहतर प्रदर्शन किया है और उत्तराखंड से 72 पुलिसकर्मी इस परीक्षा में चयनित भी हुए हैं। बता दें कि परीक्षा में चयनित सबसे अधिक कर्मियों में उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है। इस पर जानकारी देते हुए एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया कि उत्तराखंड से 72 पुलिसकर्मी इस परीक्षा में चयनित हुए हैं। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। इसमें जो जैसे मैंने बोला कि टोटल जैसे 72 का चयन हुआ है, ये हमारी कंट्री में 3rd पोजीशन है नंबर्स के हिसाब से। इसके अतिरिक्त जो 3 हमारे कर्मचारी हैं, दूसरे, छठे या 10वीं रैंक जो है वो भी हमारे कार्मिकों का ही, उत्तराखंड के कार्मिक हैं। और अब जैसे ही इनके लेटर्स आएंगे फिर इनको IITs या एनएफएसयू में इनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। जहां मौसम के मिजाज बदलते ही चक्राता के लोखंडा में हिमपात हुआ है, जिससे पर्यटकों के चेहरे पर खुशी की लहर दिखाई दी। पर्यटक बर्फबारी में खेलते हुए दिखाई दिए। वहीं पर्यटकों के आने से होटल व्यवसायियों को भी खासा लाभ हो रहा है। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी जब बर्फबारी हुई, हिमपात हुआ तो लोगों में खुशी नजर आई। और जो है बारिश भी नहीं हुई, डायरेक्ट बर्फबारी शुरू हो गई। और काफ़ी अच्छी बर्फबारी हो रही है, बहुत अच्छी, और मज़ा आ गया है। और क्योंकि टूरिस्ट वगैरह भी सब लोग का यही कहना था कि बर्फबारी कब होगी कब होगी, तो हम उनको भी ये संदेश देना चाहते हैं कि लोखंडी में, चक्राता में बर्फबारी शुरू हो गई है। और आप लोग आइए, बर्फ का मज़ा लीजिए। और जो है अपना खेती के लिए भी बहुत ज़रूरी है बर्फ, बारिश, जो कि नहीं हो रहा था काफी समय से, सब सूखा पड़ा था, बाग बगीचे, खेती, मसले सब कुछ। तो इसके लिए भी थोड़ा सा सहारा है। अभी देखते हैं, 2-3 दिन बाद दोबारा प्रेडिक्शन दे रखी है स्नोफॉल की, तो और अच्छी हो, हमें ये उम्मीद है। तो उधर देहरादून के जिला कलेक्ट्रेट के ऋषि परना सभागार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में जिला योजना और साथ ही 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें संबंधित विधायकों और पदाधिकारियों ने शिरकत की। वहीं बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। 99 करोड़ 98 लाख का करीब 100 करोड़ का बजट था, जो विभिन्न विभागों में आवंटित किया गया था और जनप्रतिनिधियों का था, जो योजनाएं आवंटित की गई थी उनकी प्रगति की समीक्षा की है कि आखिर प्रोग्रेस क्या है। कुछ विभागों में करीबन 95% विभागों के द्वारा प्रगति तकरीबन 100% है, लेकिन कुछ विभागों में खासकर उरेडा और जल जीवन मिशन को के कार्यक्रम में और मुख्यमंत्री स्वराज अभियान में प्रगति धीमी थी, तो उनको निर्देश दिया गया कि इसको तत्काल 31 मार्च से पहले पूरी तरह 100% इसका अचीवमेंट कर लिया जाए, ताकि आने वाले जो जिला योजना की बजट में उनके विभाग को तवज्जो दिया सके। अन्यथा ऐसे विभाग जो काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनको आने वाले निश्चित रूप से जिला योजना में उनको धन आवंटन में मतलब कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। दूसरा 20 सूत्री कार्यक्रम में कुछ जो कमियाँ थी, जिला योजना में बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। 20 सूत्री कार्यक्रम की जो मैं आपको बताया कि कुछ जल जीवन मिशन और उरेडा ऐसे कुछ कार्यक्रम, कुछ विभाग हैं जिनके कार्यक्रमों में भी पूरी तरह से अचीवमेंट नहीं किया इन्होंने। और साथ ही साथ जो खनिज न्यास है, उसके अंतर्गत जो विगत वर्ष स्वीकृतियाँ दी गई, 60% पैसा रिलीज कर दिया गया था, अब शेष पैसे को रिलीज करने का निर्णय लिया गया। और साथ ही जो कुल 16 करोड़ रुपए के आसपास इस समय खनन न्यास में है, उसमें कमिटेड बजट के अलावा बाकी नई योजना के लिए विधायकों से योजनाएँ शीघ्र, जो सोशल सेक्टर की योजनाएँ और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की योजनाएं जो खनन न्यास में दी जाती हैं, उनमें खासकर स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज़्यादा फोकस करते हुए प्रस्ताव जिलाधिकारी को शीघ्र प्रेषित करने के लिए कहा गया है।
तो वहीं उत्तराखंड में इन दिनों अगले बजट की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन उससे पहले इस वित्तीय वर्ष के बजट खर्च को लेकर के वित्त विभाग अपनी तैयारी भी कर रहा है। और इतना ही नहीं, वित्त विभाग सभी विभागों के बजट खर्च परफॉर्मेंस की जांच भी कर रहा है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। किसी भी राज्य में विकास का पैरामीटर उस राज्य की ओर से पूंजीगत विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किया जाने वाला एक्सपेंडिचर, बजट खर्च एक बड़ा मानक होता है। उत्तराखंड में लगातार वित्त विभाग पूंजीगत विकास में बजट खर्च को लेकर विभागों पर जोर दे रहा है। बता दें कि इस वित्तीय वर्ष के लिए प्रदेश सरकार ने 89,230 करोड़ का बजट विधानसभा में पास किया था। अब तक के सरकार के खर्च पर बात की जाए तो अब तक कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार के 52 डिपार्टमेंट ने प्रस्तावित 15,854 करोड़ में से 6,217 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, जो कि प्रस्तावित बजट का लगभग 41.85% है। बता दें ये आंकड़े 1 अप्रैल 2024 से 7 जनवरी 2025 तक के हैं। उत्तराखंड सरकार के बजट पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो सरकार के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जिन पर नवनिर्माण और विकास कार्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में सरकार के हैवीवेट बजट यानी 500 करोड़ से ज्यादा का प्रस्तावित बजट रखने वाले विभागों की बात की जाए तो वो इस तरह है। ग्रामीण विकास विभाग, प्रस्तावित बजट 1,632 करोड़। लोक निर्माण विभाग, प्रस्तावित बजट 1,440 करोड़। सिंचाई विभाग, प्रस्तावित बजट 1,380 करोड़। ऊर्जा विभाग, प्रस्तावित बजट 1,281 करोड़। शहरी विकास, प्रस्तावित बजट 774 करोड़। खाद्य आपूर्ति विभाग, प्रस्तावित बजट 613 करोड़। आपदा प्रबंधन विभाग, प्रस्तावित बजट 596 करोड़। पेयजल निगम, प्रस्तावित बजट 572 करोड़। अपने प्रस्तावित बजट में से अधिक बजट को रिलीज कराकर और उसे खर्च करना यह माना जाता है कि वह कार्य पूरे हो गए हैं और बजट खर्च हुआ है, यानी विकास कार्य किए गए हैं। ऐसे में अगर सबसे ज्यादा बजट रखने वाले विभागों में बजट खर्च के मामले में सबसे अच्छा काम करने वाले विभागों की बात करें तो वो इस तरह है। बजट खर्च में टॉप 5 परफॉर्मर। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने 62.84% बजट खर्च किया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने 98.51% बजट खर्च किया। शहरी विकास विभाग ने 64.48% बजट खर्च किया। कृषि विभाग ने 64.12% बजट खर्च किया। खेल विभाग ने 92.40% बजट खर्च किया। बजट खर्च करने के मामले में आपदा प्रबंधन विभाग सबसे ज्यादा फिसड्डी साबित हुआ है। उसके बाद पर्यटन विभाग भी कम बजट खर्च कर सका है। वहीं वन और ऊर्जा निगम ने भी कम बजट खर्च किया है। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग भी बजट खर्च करने के मामले में काफी लो परफॉर्मर है। आपदा प्रबंधन विभाग, जिसका प्रस्तावित बजट 596 करोड़ का है, लेकिन केवल 29% खर्च हुआ है। पर्यटन विभाग का प्रस्तावित बजट 259 करोड़ रुपए का है। विभाग ने केवल 30% खर्च किया है। वन विभाग भी बजट खर्च के मामले में पीछे है। 129 करोड़ के बजट में से फॉरेस्ट विभाग ने केवल 30% ही खर्च किया है। राज्य के पावर सेक्टर में भी प्रस्तावित बजट 1,281 करोड़ का है, लेकिन अभी तक केवल 40% ही खर्च किया गया है। समाज कल्याण विभाग का भी 158 करोड़ का बजट है, जिसमें से केवल 26% खर्च हुआ है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए वित्त सचिव दिलीप रावलकर ने बताया कि इन दिनों आगामी वित्तीय वर्ष के बजट को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। दिसंबर एंड हमारा हो गया है, मतलब क्वार्टर 3 खत्म हो गया है हमारे फाइनेंशियल ईयर का, और इस दौरान जो हमारी व्यय की जो स्थिति दिख रही है वो पिछले गत वर्ष से काफ़ी अच्छी है। उसमें राजस्व में हम लोगों का जो राजस्व बेसिकली वो व्यय होता है जिसमें आपको सर्विसेज के लिए पे करते हैं, जैसे आपकी शिक्षा है, स्वास्थ्य है और मेंटेनेंस के एसेट्स वगैरह है, इसमें आप जो भुगतान करते हैं उसमें लगभग आपका 33,000 करोड़ से अधिक धनराशि व्यय हो चुकी है।
और जो कैपिटल व्यय जिसके चलते हम लोग विविध एसेट्स बनाते हैं, निर्माण करते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण व्यय होता है राज्य सरकार का, क्योंकि उसमें दीर्घकालीन योजनाएं बनती है। उसमें हम लोगों का 5,900 करोड़ से अधिक का व्यय हुआ है। तो कुल मिला के हम लोगों का 39,000 करोड़ से अधिक का व्यय अभी आज की डेट में हुआ है। और ये हमारी पिछली इसकी तुलना करें तो लगभग हम लोगों का ये 7-8% जो है अधिक है उससे। तो हमारे एक्सपेंडिचर के लिए अभी हम लोगों के पास और एक क्वार्टर बचा हुआ है और एक तिमाही बची हुई है। तो वहीं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि इस वित्तीय वर्ष में बजट खर्च को लेकर सभी विभागों की समीक्षा की जा रही है और यह देखा जा रहा है कि कौन सा विभाग अपने बजट खर्च के परफॉर्मेंस में अच्छा कर रहा है। तो वहीं जो विभाग अपना कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट अच्छे से खर्च नहीं कर रहा, उसके आगामी आने वाले बजट में कटौती की जाएगी। देखिए, लगातार हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं और जिन विभागों का खर्चा कम हुआ है उनको हम लगातार बोलते भी रहते हैं, चाहे हमारे अधिकारीगणों, बीच बीच में मैंने भी बैठकें ली है, समीक्षा की है। और ये बात ठीक है कि कुछ विभाग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी ठीक है कुछ विभाग अभी भी उसमें उस जो अपेक्षाकृत बजट खर्च नहीं कर पाए हैं। तो उसमें हमने एक बात और भी कही है, जो विभाग इस प्रकार के होंगे तो आने वाले बजट में उनको उस प्रकार से फिर कंसिडर भी किया जाएगा। यानी यदि वो खर्चा कम कर पा रहे हैं तो फिर अगले बजट में उनको कटौती होगी, यानी उनको जो वो चाहेंगे, जिस प्रकार से उनकी अपेक्षाएं हैं बजट के लिए, तो फिर उस पर हम लोग भी विचार करते हैं। ये बार पिछली बार भी मैंने किया था और इस बार भी हम उसी प्रकार से काम करेंगे। वित्त मंत्री और वित्त सचिव के अनुसार आगामी बजट में विभागों का बजट परफॉर्मेंस का काफी हद तक प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो अब देखना होगा कि आगामी बजट वित्त विभाग कैसे तय करता है। देहरादून से जनता टीवी के लिए नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। और चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी। नमस्कार।